बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई शुगर हरते पहला चैप्टर बीइंग नेबरली। उनके ऑथर हैं लुइसा मे ऑलकट, 1932 से 1888 तक। एन अमेरिकन राइटर इन द मिड टू लेट 19th century, is considered to be one of the earliest feminist writers. लेट 90th century यानी कि आधी सेंचुरी निकलने के बाद को लेट सेंचुरी हो कहते हैं। यानी ये 2050 अगर हो गया तो 2051, 52 लेट सेंचुरी ऐसा काउंट किया जाता है। तो लेट 19th सेंचुरी मतलब 1850 के बाद, यानी 1850 के बाद वो कंसिडर की जाती थी वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट राइटर्स। यानी कि लेट 19th सेंचुरी की वो अर्लीस्ट फेमिनिस्ट राइटर्स थी। तो काफ़ी अच्छा सेंटेंस, ऑक्सीमोरॉनिकल सेंटेंस है। सेंचुरी के अंदर मतलब लेट सेंचुरी के अंदर अर्ली। आउट ऑफ द सेवरल बुक्स शी रोट, हर सीरीज बिगिनिंग विद लिटिल वुमेन हैज़ बीन यूजली पॉपुलर अमंग द मासेस। मासेस यानी कॉमन पीपल। मासेस कॉमन पीपल नहीं, सिर्फ पीपल भी बोल सकते हैं। एंड क्रिटिक्स अलाइक, अलाइक यानी एक जैसा, यानी क्रिटिक्स भी उनकी बुक्स क्रिटिक्स के लिए भी पॉपुलर थी। क्रिटिक्स यानी कि क्रिटिसिज्म जो करते हैं उन्हें क्रिटिक्स कहते हैं। फॉर अ सेंचुरी एंड अ हाफ, यानी कि 100 साल या 50 या फिर और 50 साल के लिए भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही हैं उनकी बुक्स। अ सिंपल स्टाइल and lively characters have left a mark and influenced generations of children and adults alike। यानी कि उनकी स्टाइल और लाइवली कैरेक्टर्स, लाइवली यानी कि जिंदा, जैसे कैरेक्टर जिंदा ही होते हैं, पर लाइवली से मतलब यानी कि एनर्जेटिक और लाइफ कंप्लीटली श्योर है, ऐसे कैरेक्टर्स उनके लिखे गए स्टोरीज या नॉवेल्स जो वो मार्क लेफ्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस्ड मतलब कर चुके हैं, मतलब मार्क लेफ्ट कर चुके हैं और इन्फ्लुएंस कर चुके हैं जनरेशन को, चिल्ड्रंस को भी और एडल्ट्स को भी अलाइक, यानी एक जैसा इन्फ्लुएंस कर चुके हैं। द सेटिंग ऑफ अ बुक इज द suburbs of Boston। The setting of a books is the suburbs of Boston। suburbs यानी कि उन सिटीज़ को बोलते हैं जो मेन सिटीज़ के थोड़ा बाहर होती हैं। तो बॉस्टन सिटीज़ के suburbs ब्रुकलिन सिटीज़ है, एग्जांपल्स बता रहा हूँ। कैम्ब्रिज सिटी है, न्यूटन सिटी है, लेक्सिंगटन सिटी है, बॉक्सबोरॉक सिटी है और वेस्टफोर्ड सिटी है और वेलैंड भी है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये सेंटेंस मुझे मेटाफर लग रहा है। हर वर्ल्ड व्यू इज होलसम एंड फुल ऑफ बिलीवेबल येट चार्मिंग कैरेक्टर्स विच कैप्टिवेट्स द रीडर। कि उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो होलसम है, यानी कि बहुत अच्छा, गुड प्रमोट करने वाला, यानी कि ऐसा अच्छा जो मतलब हर कोई बिलीव करता है कि वो अच्छा है। और बिलीवेबल है, यानी कि जो चीज़ वो बताती है वो मतलब ऑलरेडी लोग मानते हैं। जैसे कि कोई बता रहा है कि अर्थ राउंड स्फेरिकल है, तो ऑलरेडी वो चीज़ मानते हैं कि वो ऑब्वियस हो चुकी है। लेकिन और ऑब्वियस चीज़ों को लोग ध्यान नहीं देते, पर उनके नॉवेल्स बिलीवेबल है, यानी बिलीवेबल के मतलब ऑब्वियस है हमारे लिए, बिलीव तो करते हैं हम, लेकिन साथ में हमारे लिए वो ज़्यादा ही ऑब्वियस है। लेकिन उसके बावजूद येट चार्मिंग कैरेक्टर विच कैप्टिवेट्स द रीडर, यानी कि उनके जो कैरेक्टर्स, अब ये पन भी हो सकता है कैरेक्टर्स, यानी कि वो नॉवेल्स के प्लेयर्स, नॉवेल्स के अंदर जो पर्सन है वो, या कैरेक्टर्स यानी कि क्वालिटी वो कैप्टिवेट करती है, यानी प्लीजिंग लगती है हमारे आई को। किनके आई को? रीडर्स के। और हम आज ही उनका ही स्टोरी रीड करने वाले हैं। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम लिटिल वुमेन, यानी उन सीरीज़ जिसकी बात की गई है वहाँ पे, उस सीरीज़ के नॉवल से ही ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, यानी एक्सट्रैक्ट किया गया है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1868। तो जैसे कि कहा गया कि वो लेट 19th सेंचुरी के बाद वो
फेमिनिस्ट राइटर थी, तो उनका पब्लिश भी 1850 के बाद ही हुआ, मतलब 19th सेंचुरी की राइटर थी, तो 1850 के बाद ही हुआ, तो लेट 19th सेंचुरी है ये। दिस स्टोरी ऑफ 4 सिस्टर्स, मैग, जो, बेथ एंड एमी, तो इन 4 बहनों की ये कहानी है। देयर फ्रेंड लॉरी, और ये लॉरी एक 5th पर्सन की भी कहानी है। दे आर वाइज एंड लविंग पेरेंट्स ऑफ मॉडेस्ट मीन्स। वाइज यानी कि गुड जजमेंट लेने वाले पेरेंट्स, एंड लविंग पेरेंट्स, लविंग यानी उनसे प्यार करने वाले, ऑफ मॉडेस्ट मीन्स। मॉडेस्ट का मतलब होता है मॉडर्न नहीं, मॉडेस्ट का मतलब है हम्बल होना, यानी कि ज़्यादा रिच वेल्दी चीज़ों का न लेना, मतलब रिच सोल से होना, ना कि मीन्स से यानी कि चीज़ों से। लिविंग इन अ सबर्ब ऑफ अ सिटी इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, तो वो सबर्ब एक सिटी के सबर्ब में रहते हैं। सबर्ब यानी कि सिटी के बाहर, तो मे बी शायद थाने को हम मुंबई का सबर्ब बोल सकते हैं, कि वो मुंबई से थोड़ा सा बाहर है। तो सबर्ब ऑफ सिटी इन ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका हैज़ caught the imagination of generation of readers, young and old alike. तो ये स्टोरी के बारे में ये पूरा बताया, ये जो बताया गया कि स्टोरी, और उसके बारे में फिर डिस्क्राइब किया गया, और उसका एक पहले तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया स्टोरी के अंदर क्या है, इन कैरेक्टर्स के बारे में, और फिर इन कैरेक्टर्स के क्वालिटी के बारे में, और वो कैरेक्टर्स फिर बताया गया कि वो अब थोड़ा ऊपर आए हम लोग, और बताया गया कि वो कहाँ रहते हैं, और फिर हम थोड़ा और ऊपर आए और स्टोरी पे वापस आ गए, और बताया गया स्टोरी ने कॉट किया है इमेजिनेशन जनरेशन्स, बहुत जनरेशन रीडर्स के, बहुत जनरेशन्स का, और वो चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो, दोनों का किया गया है, हालांकि यानी एक जैसा किया गया है। ईच कैरेक्टर इज रियल एंड डिस्टिंक्टिव। मुझे इस स्टेटमेंट की लेजिटिम में से भी थोड़ा शक हो रहा है, आगे बढ़ते। क्या लिखा है तो डाउट नहीं करना चाहिए। वी रिमेन फर्मली विद द सिस्टर्स थ्रू ऑल देयर स्ट्रगल्स, conflict, triumphs, and joy. It serves as a guiding light to us in all phases of our lives. तो ये स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है, और स्टोरी से हमें क्या गेन मिलता है, यानी कि जब हम रीड करते हैं तो कैसा लगता है, और क्या फील होता है, और उनके किन किन सिचुएशन के साथ हम खुद को उनके साथ पाते हैं, और हमारी लाइफ के, और हमारे गाइडिंग लाइट वो कहाँ बनती है उनकी नॉवेल्स के स्टोरीज। द एक्सट्रैक्ट अफोर्ड अस अ ट्रांसलिसिंग glimpse into the book and narrates the beginning of a lifelong friendship between Joe, the biggest and the livest of the 4 sisters, biggest यानी biggest in the terms of age, and livest of the 4 sisters, and Laurie, their wealthy new neighbor. The March girls and Laurie became best buddies and much more as the book progresses. तो ये बुक के थोड़े आगे के बारे में बताया गया है, हमें तो सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, पूरा समरी नहीं दी गई बुक की, तो समझ लिए ये कुछ ज़रा सी समरी थी। खैर ये ट्रांसटेलाइजिंग नहीं था, टेंटलाइजिंग था, मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस किया, ऐसी गलती मुझसे होती रहती है, तो उसके लिए माफ़ किया कर दीजिएगा। तो खैर ये लाइन का वर्ड का मतलब मैंने नहीं बताया, क्योंकि ये थोड़ा सॉरोफुल वर्ड था, और ये हमारे लिए सॉरोफुल है, कोई स्टोरी से रिलेटेड नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि ये जो एक्सट्रैक्ट जो हमें अफोर्ड किया गया है या दिया गया है, ये टेंटलाइजिंग ग्लिम्स देता है बुक का, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वर्ड की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, ये सिर्फ इतना कहते हैं कि हमें ग्लिम्स देता है बुक का, और नरेट करता है बिगनिंग ऑफ अ लाइन, और वो स्टोरी नरेट करता है, वो स्टोरी नरेट क्या करता है, ये पूरा स्टोरी के समरी, यहाँ से बिगनिंग ऑफ अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बिटवीन जो एंड द बिगेस्ट। तो ठीक है, ये हमारे बारे में कुछ कहता है, और ये बुक का लेना देना नहीं, ये इनका कहना है कि ये एक्सट्रैक्ट अफोर्ड करता है हमें जो टेंटलाइजिंग ग्लिम्स है। टेंटलाइजिंग यानी कि वो प्रॉमिस, वो डिज़ायर और वो करना एक पर्सन में,
या प्रॉमिस के लिए चिढ़ाना जो वो ऑब्टेन नहीं कर सकता। यानी कि एक तरह से आपको ताना मारना इस बात का कि आप इस पर आप वो चीज़ ऑब्टेन नहीं कर सकते। यानी कि ग्लिम्स देता है बुक को, ऐसा नहीं आप ग्लिम्स ऑब्टेन नहीं कर सकते, आप पूरी कंप्लीट बुक ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। बहुत लोगों का मन होगा बुक पढ़ना, तो वो कहना चाहते हैं कि, या फिर इसका दूसरा मतलब निकाला जा सकता है कि टेंटलाइजिंग ग्लिम्स, यानी कि वो ग्लिम्स जो डिज़ायर इन्वोक करेगा। टेंटलाइजिंग इस वर्ड का दो मतलब है कि एक टीज़ करना किसी चीज़ को उस चीज़ के लिए जो अन ऑब्टेनेबल है या पॉसिबल नहीं ऑब्टेन करना, और दूसरा कि इन्वोक करना डिज़ायर्स। तो डिज़ायर इन्वोक करने वाला ग्लिम्स दे रहा है, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक फर्स्ट मीनिंग से आएगा तो वह सैड मतलब है, सेकेंड मीनिंग से जाएंगे तो ठीक है, ठीक ठाक है। तो खैर हमेशा मोस्टली लोग फर्स्ट मीनिंग ही देखते हैं। मेरा बताया फर्स्ट मीनिंग, मतलब डिक्शनरी में जो फर्स्ट मीनिंग आया वही। तो अगर मैंने कुछ मिस जजमेंट दिया तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर मैं कुछ रॉन्ग समझा तो भी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बीइंग नेबरली, ब्रिटिश इंग्लिश में नेबरली लिखते हैं, प्रोनाउंसिएशन वैसे सेम है, नेबरली नेबरली। हमें याद रखना चाहिए वो अमेरिकन राइटर है, और हमें ये स्पेलिंग नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि हम पर ब्रिटिशर्स रूल कर गए हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मतलब एक लैंग्वेज से मिक्सअप हो जाएगा वरना लैंग्वेजेस, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश में बस स्पेलिंग्स का थोड़ा फ़र्क होता है, ग्रामर का तो नहीं पता मुझे, पर स्पेलिंग्स, वर्ड्स की स्पेलिंग का फ़र्क होता है। जैसे कि मीटर METER, और एक दूसरी लैंग्वेज है METRE, तो वो दूसरा वो ब्रिटिश इंग्लिश है। तो हमें मोस्टली बचपन से ब्रिटिश इंग्लिश सिखाया गया है, तो कंसिस्टेंट रहेगा स्पेलिंग से। पता है कि एक्स्ट्रा लेटर है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पर अगर आप कंप्लीट इंग्लिश को रिफ्रेश करने वाले हो तो अमेरिकन इंग्लिश सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग ही कोटेशन मार्क से हुआ है, यानी कि कोई ये स्टेटमेंट बोल रहा है। नॉर्मली नॉवेल्स में बाद में मालूम पड़ता है कि कौन बोल रहा है। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ? जो, यानी जो से ये क्वेश्चन पूछा गया। आस्क्ड मैग ने ये सवाल किया है। वन स्नोई आफ्टरनून एज हर सिस्टर केम ट्रैम्पलिंग थ्रू द हॉल, कि एक स्नोई आफ्टरनून पे ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि एज हर सिस्टर यानी इनकी बहन उनके पास ट्रैम्पल करते हुए हॉल के थ्रू, यानी हॉल में ट्रैम्पल करते हुए रबर बूट्स में ओल्ड साइक्यू लेकर। इन्फेंट के शॉर्ट जैकेट और हुड को साइक्यू बोलते हैं। हुड यानी कि एक हैट होता है, नहीं सॉरी, हुड हैट नहीं होता, पर हैट जैसा ही काम करता है। वो जैकेट में कुछ कैप अटैच्ड होते हैं, उसको हुड कहते हैं। तो जो उस समय ट्रैम्पल करती हुई आ रही थी, यानी कि क्रश करती हुई आ रही थी, और चीज़ों को वहाँ पर हॉल में थ्रू या फिर बहुत तेज़ी से दौड़ के आ रही होंगी, इसका ये मतलब। तो ओल्ड साइक्यू एंड हुड, तो वो अब रबर बूट्स पहना था उन्होंने, ओल्ड साइक्यू पहना था यानी कि जैकेट अपना पहना था, और हुड पहना था यानी कि वो जैकेट के जो कैप होते जो अटैच होते उससे वो लगाया था। विद अ ब्रूम इन वन हैंड एंड अ शॉवल इन अदर। शॉवल एक टूल को बोलते हैं जो एक्स स्पेड की तरह दिखता है, या एक्स की तरह नहीं, एक्स नहीं होता, वो स्पेड की तरह दिखता है। उससे मड निकालते हैं या स्नो निकालते हैं, हैंड से उसे करते हैं।
वो ऐसे ऐसे पैराबोला शेप होते हैं और ऐसे कनेक्ट होते हैं और उसके हैंडल होते हैं। गार्डनर्स उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक हाथ में ब्रूम और एक हाथ में शॉवल ली थी। गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज आंसर्ड जो विद अ मिस्chievous ट्विंकल इन हर आइज। तो मैग ने पूछा था कि तुम अभी इस दुनिया में क्या करने वाली हो। तो कहती हैं, तो जो बहुत ही अपने एक हाथ को ट्विंकल करके मिस्chievous तरीके से बताती है कि मैं एक्सरसाइज के लिए जाऊंगी। I should think 2 long walks this morning would have been enough. It is cold and dull out, and I advise you to stay warm and dry by the fire, as I do, said Meg with a shiver. तो उन्होंने कहा कि 2 लॉन्ग वॉक्स यानी 2 टाइम लॉन्ग चल के आना इस मॉर्निंग में इनफ है, मतलब काफ़ी है। तो इसके ये समझ में आता है कि जो मतलब ये मालूम पड़ता है कि जो 2 टाइम ऑलरेडी वॉक करके आ चुकी है। और मैग उसकी बहन बोलना चाहती है कि बाहर कोल्ड और डल है तो मत जाओ। तो वो एडवाइस करती है कि गर्म यहाँ रहो, यानी कि घर में ही रहो, फायर के यहाँ उनके पास बैठो, एज आई डू, यानी कि उनके पास वो बैठने के लिए कह रही हो। नेवर टेक एडवाइस, कांट कीप स्टिल ऑल डे एंड नॉट बीइंग अ पुशी कैट। आई डोंट लाइक टू डोज बाय द फायर, आई लाइक एडवेंचर्स एंड आई एम गोइंग आउट टू फाइंड सम। तो जैसे बच्चों के नेचर होते हैं, और उन्होंने ऐसा ब्यूटीफुल आंसर्स दिया अपनी बड़ी बहन को। खैर ऐसा आंसर बड़ी बहन को दे सकते हैं, मम्मी को नहीं। मम्मी ने बोला बैठो आग के बाजू में तो बैठना पड़ेगा। नेवर टेक एडवाइस। अब ब्रिटिश इंग्लिश में चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही जल्दी बोला जाता है। खैर ये अमेरिकन राइटर है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ये देखना रहता है कि हम प्रोनाउंस मोस्टली यूज़ नहीं करते। चाहे वो अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो, प्रोनाउंस को नहीं यूज़ करते मोस्टली। प्रोनाउंस इजीली, जो चीज़ इजीली समझ में आती है पर्सन्स को, वो हम यूज़ करना छोड़ देते हैं। जैसे कि प्रोनाउन आई नेवर टेक एडवाइस, ये सेंटेंस बनना चाहिए, पर आई को साइलेंट कर दिया गया है यहाँ पर। तो कहना चाहती है कि मैं एडवाइस नहीं लेती कभी। और आई कांट कीप स्टिल ऑल डे, तो मैं स्टिल यानी कि एक जगह बैठी नहीं रह सकती पूरा दिन। खैर ये हाइपरबली है, वो अब तक बैठी है नहीं, पर वो बोलना चाहती है कि मैं एक जगह पूरा दिन नहीं बैठी रह सकती। या ये भी हो सकता है, अगर ये हाइपरबली नहीं है तो ये भी हो सकता है बोलना चाहती है कि उसकी बहन पूरा दिन उसे बैठने के लिए बुला रही है, तो वो पूरा दिन नहीं बैठेगी। खैर ये हाइपरबली ही मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा एग्जैगरेट कर देते हैं कभी कभी बोलते समय कि कब से हमेशा तुम करते हो, या ये सब। ठीक है। एंड नॉट बीइंग अ पुशी कैट, आई कांट कीप बीइंग अ पुशी कैट। तो ये मतलब वो बोलना चाहती है कांट कीप स्टिल ऑल डे एंड नॉट बीइंग अ पुशी कैट। नहीं सॉरी, वो रॉन्ग ट्रांसलेशन कर दिया मैंने, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। कांट कीप स्टिल ऑल डे एंड नॉट बीइंग अ पुशी कैट, मतलब पुशी कैट को अगर आपको मालूम होगा तो वो इधर से उधर जंप करता है, यानी कि एक कैट बहुत ही क्यूट होता है और चीज़ें इधर से उधर गिराता है, यानी कि वो जंप करता है, एडवेंचर्स से करते रहते हैं। इसका इवोल्यूशनरी रीज़न मैंने जहाँ तक सर्च किया था वो ये होता है कि वो कैट्स अभी भी वाइल्ड है। वो अर्लियर टाइम वो हंटिंग कैट्स थे, तो अभी भी वो हंटिंग इंस्टिंक्ट्स हैं उनके पास, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। बाकी छोटे बच्चों का नहीं पता। तो वो पुशी कैट्स की तरह करना चाहती है, यानी कि वो कांट स्टिल, पूरा दिन स्टिल नहीं रह सकती, वो कैट की तरह उसे रहना है, यानी कि कैट की तरह ना रहना उससे नहीं होगा, ये बोलना चाहती है। आई डोंट लाइक टू डोज बाय द फायर। डोज यानी कि स्लाइटली सो जाना या लाइटली सो जाना। तो उनको आग के पास सोना पसंद नहीं है, उन्हें एडवेंचर्स पसंद है, यानी आग के पास सोना नहीं, आग में कूदना। नहीं एडवेंचर्स आग में कूदना नहीं है, बट सिमिलर तो है कुछ। एंड आई एम गोइंग टू फाइंड सम, तो
तो ये बहुत ही ज़्यादा ही मोटिवेशनल कोट है। आई लाइक एडवेंचर्स एंड आई एम गोइंग टू फाइंड सम। तो बड़ी बहन ने केयर नहीं किया, वैसे केयर किया पर छोटी बहन ने केयर नहीं किया, तो बड़ी बहन ने भी केयर नहीं किया इन रिटर्न। तो इन रिटर्न मैग वेंट बैक टू टोस्ट हर फीट एंड रीड इवन हुई, आइवन हुई। खैर मुझसे रॉन्ग प्रोनाउंस हो सकता है, मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं राइट प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, इंडियन में भी। तो खैर इन रिटर्न उसको कुछ नहीं किया, इन रिटर्न उसने कुछ नहीं किया, वो बस चली गई वहाँ से। टोस्ट हर फीड, टोस्ट का मतलब थोड़ा गर्मी देना फीड को, एंड रीड इवन हुई, इवन आइवन हुई, खैर जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो ये नॉवल है जो एक हिस्टोरिकल नॉवल है, यानी कि जो हिस्टोरिकल नॉवल का मतलब होता है कि ऐसा नॉवल जो हिस्टोरिकल इवेंट से थोड़ा मतलब मिलाया गया है, लेकिन वो इमेजिनेटिव नरेशंस ही है। मीन्स हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स लिए गए और उस पर इमेजिनेटिव नरेशंस किए गए, तो उनको हिस्टोरिकल नॉवेल्स कहते हैं। तो ये आइवन हुई एक नॉवल है जो वॉल्टर स्कॉट ने लिखा है, वो रीड कर रही थी। जैसे आइवन हुई एक मूवी भी है, और मुझे यहाँ तक लगता है कि आइवन हुई एक पर्सन का नेम है उस नॉवल में। तो वैसे इस नॉवल का पूरा नाम आइवन हुई और रोमांस, ये इस पूरा नॉवल का पूरा नाम है। खैर आगे बढ़ते हैं। एंड जो बिगेन टू डिग पाथ्स एंड with great energy. The snow was light, and with her broom she soon swept a path all round the garden for Beth to walk in when the sun came out and the invalid dolls needed air. तो जो अपने एडवेंचर कर रही थी, और बच्चों का एडवेंचर्स ये था पाथ डिग करना बहुत ताकत से, स्नो को हटाना ब्रूम से, और छोटी छोटी चीज़ों में ग्रेट या माइटी इमेजरी देखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्नो बहुत लाइट था, इसके लिए वो ब्रूम से वो क्लीन करवा रही थी। इसलिए यहाँ नहीं है, यहाँ कोरिलेशन दिखाया है, कॉजैलिटी नहीं। तो स्नो लाइट था तो उन्होंने ब्रूम से बहुत सून स्वेप्ट कर दिया मतलब स्वीप कर दिया ऑल राउंड द गार्डन, मतलब पूरे गार्डन के राउंड कर दिया था। फॉर बेथ टू वॉक इन व्हेन द सन केम आउट एंड द इनवैलिड डॉल्स नीडेड एयर। तो इनवैलिड डॉल्स को एयर की ज़रूरत थी। इनका इनवैलिड डॉल्स का डेफिनेशन दिया, डॉल्स विद ब्रोकन लिम्स विच बेथ लव्स। ये बेथ कौन है आपको मालूम होगा कि हमने देखा था कि उनकी 4 सिस्टर्स की ये कहानी है। 4 सिस्टर्स कहाँ हैं? वो ये 4 सिस्टर्स मैग, जो, बेथ। तो हमने मैग से मिले, जो से मिले, अब बेथ की एंट्री हुई है। तो जो ने गार्डन स्वीप किया और बेथ, ताकि बेथ फॉर बेथ टू वॉक इन, ताकि बेथ अंदर आ सके जब सन बाहर आएगा। तो ये देखिए बहुत ही हमें एलिट्रेशन मिला इस लाइन में। टू वॉक इन, केम आउट या कम आउट बोलेंगे यहाँ पर। तो ये एलिट्रेशन नहीं है, आई एम सॉरी, एंटीथेसिस मिला हमें यहाँ। तो ये बच्चों का एडवेंचर ये होता है कि दूसरों की मदद करना। हम एडवेंचर मूवीज़ में ऐसा ही दिखते कि पर्सन एडवेंचर इसलिए करता है ताकि वो क्योंकि किसी की मदद करना चाहता है। खैर ये आइडिया हर मूवीज़ में नहीं दिखता, कुछ ये ट्रेजर्स के लिए भी में होते हैं, कुछ सेल्फिशनेस को सेटिस्फाई करने के लिए एडवेंचर्स होते हैं, पर ये एक होलसम एडवेंचर दिखाया जा रहा है। तो हमें इस नॉवल से हमें मालूम पड़ा कि एडवेंचर क्यों करना चाहिए, रीज़न क्या है, यानी कि कुछ एक्चुअली में एडवेंचर्स होता क्या है। तो एडवेंचर वो होता है कुछ रिस्की टास्क करना या फिर कुछ हेवी टास्क करना विथ ग्रेट एनर्जी टू डिग पाथ्स और फॉर
योर सिस्टर टू वॉक इन। इधर उधर से डेफिनेशन निकालो, ये भी थोड़ा मेटाफोरिकल था। आगे बढ़ते हैं। नाउ द गार्डन सेपरेटेड द मार्चेस हाउस फ्रॉम दैट ऑफ मिस्टर लॉरेंस। तो गार्डन जब स्नो रहता है पूरे इसमें, तो हमें बस चीज़ें एक ही लैंडस्केप में दिखती है। अब जब बीच से स्नो पाथ बन चुका है, तो वो पाथ अब बाउंड्री का भी काम कर रहा है, और हम बता सकते हैं कि कौन सा मार्चेस का हाउस है और कौन सा मिस्टर लॉरेंस का हाउस है। बोथ स्टूड इन अ suburb of the city, which was still country-like, with groves and lawns, large gardens, and quiet streets. बोथ स्टूड यानी उन हाउसेस के बारे में बताया जा रहा है। वो दोनों हाउस खड़े रहते थे सबक सिटी के अंदर, विच वॉज स्टिल कंट्री लाइक। कंट्री लाइक यानी कि रूरल एरिया की तरह था वो, विथ ग्रोव्स एंड लॉन्स, लार्ज गार्डन्स एंड क्वाइट स्ट्रीट्स। ग्रोव्स यानी कि उन वुड्स या उन फॉरेस्ट या उन ट्रीज़ को बोलते हैं जो वहाँ पर होती है, और लॉन्स यानी कि जहाँ एक लैंड जहाँ पर ग्रासेस होती है, और गार्डन्स यानी कि एक लैंड जहाँ पर फ्लावर्स होते हैं बहुत सारे, और क्वाइट स्ट्रीट्स। तो ये सब अगर हम मालूम होगा तो ये सब रूरल एरियाज़ की स्पेशलिटीज़ है कि वहाँ पर पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर ग्रासी लैंड्स होते हैं, वहाँ पर गार्डन्स होते हैं, और वहाँ के स्ट्रीट्स क्वाइट होते हैं, स्पेशली रात के समय। A low hedge parted the two estates. Estates यानी कि प्रॉपर्टी को एस्टेट्स बोलते हैं। तो एक लो हेज या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था वो हेज वो बुश की बाउंड्रीज को बोलते हैं, या पौधों से बाउंड्रीज बनाई जाती है, उसे हेज कहते हैं। तो वो पार्टेड यानी ये पार्ट्स में डिवाइड कर देता था वो हेज, वो दोनों एस्टेट्स यानी वो दोनों बिल्डिंग्स को। एस्टेट्स लैंड को भी बोलते हैं वैसे, ये कॉमर्स का टर्म है थोड़ा। ऑन वन साइड वॉज एन ओल्ड ब्राउन हाउस लुकिंग रैदर बेयर एंड शैबी। तो एक साइड एक पुराना ब्राउन कलर का हाउस था। आपका मालूम पड़ेगा चीज़ें जब पुरानी होती है तो ब्राउन नज़र आती है। तो जैसे कि पुराना ओल्ड ट्री जो बहुत ही, जैसे ट्रीज छोटा होता है तो ग्रीन नज़र आती है, जैसे और ओल्ड ट्री ब्राउन नज़र आती है। तो वैसे ही समझ लीजिए ब्राउननेस ये जो एसेंस है वो ट्री से कंपेयर करके यहाँ दिया गया है। तो ब्राउन हाउस यानी बहुत पुराना हाउस था, बहुत ओल्ड था, यानी ये ओल्ड दिखाने के लिए वो कैसा ओल्ड था, यानी जैसे ट्री बड़ा होके पूरा ओल्ड हो जाता है तो वैसा ओल्ड था। लुकिंग रैदर, जब ट्री बड़ा हो जाता है तो उसके जो बार्क्स रहते हैं वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो बैर और शैबी उसकी वजह से दिख रहे थे।